नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 27 फरवरी 2023 और आज के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एल नीनो, फिर है मासिक धर्म अवकाश मेंस्ट्रुअल लीव्स, फार्म मैकेनाइजेशन, जेनेटिक डाटा आनुवांशिक डेटा, मून डस्ट और वायुलिंक प्लेटफॉर्म। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एल नीनो से। देखिए एल नीनो अभी जो है क्लाइमेट एक्सपर्ट जितने भी हैं जो यहाँ पर क्लाइमेट को पूरा इवेलुएट करते हैं, उन्होंने ऐसा कहा है कि संभावित एल नीनो की स्थिति इस वर्ष मॉनसून में कमी का कारण बन सकती है, मॉनसून में कमी आ सकती है। देखो अब मैं आपको ये समझा दूं कि बेसिकली एल नीनो है क्या चीज। तो आप लोगों ने बहुत बार इस शब्द को सुना होगा, सब लोगों ने इसके बारे में जरूर कुछ ना कहीं पढ़ा तो जरूर होगा, क्योंकि ये टर्म ही ऐसी है जो बहुत कॉमनली एग्जाम में भी पूछ ली जाती है। और जब हम कोई भी ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तब वो तो आराम से बहुत बारी टॉपिक हमें देखने को मिल जाता है। तो एल नीनो एक ऐसा जलवायु पैटर्न है, क्लाइमेट पैटर्न है, जिसमें क्या होता है कि जो सतह पे जल होता है ना, वो असामान्य रूप से गर्म होता जाता है, अचानक से वो गर्म होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वार्म फेज है। ये एक तरीके से गर्म हो जो है, जो भी पानी होता है वो वार्म वाटर होने लगता है। और ज्यादातर ये कहाँ पे होता है, इक्वाडोर और पेरू है जो जो जगह है, इक्वाडोर की और पेरू, ये दोनों जगह कहाँ पर है, ये है साउथ अमेरिका में। तो उन जगह पर ये जो है चीजें देखने को सबसे ज्यादा मिलती है। ठीक है, यहाँ पर देखो पढ़ो। पेरू के तट पर, पेरू जगह का नाम है, वहां पे मछुआरों द्वारा कुछ असामान्य रूप से गर्म जल की स्थिति जो है वो देखा गया है। एल नीनो की घटनाएं 2 से 7 साल के अंतराल के बीच में अनियमित रूप से घटित होती ही रहती हैं। अनियमित रूप से ये घटित होती रहती है एल नीनो। और ये रेगुलर नहीं है कि भाई हमेशा होगी ये चीज ना, ये 2 से 7 साल के बीच में होती रहती है। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिलती है, एल नीनो एकदम से ऐसा बनने को मिलता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि ये सब तो होता ही है, इसकी वजह से क्या होता है कि दूर संयोजन द्वारा परिभाषित इसको किया गया है। मतलब इसमें जो है दूर संयोजन का मतलब क्या होता है, टेली कनेक्शंस ये देखने को मिलते हैं ग्लोब के अराउंड। और होता क्या है कि जब तट पे जो पानी होता है वो एकदम से गर्म होने लगता है, तो समुद्र की जो ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जिसे हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब, वो अपने आप कम होने लगता है। और उस समय क्या ब्लो कर रही होती है, उस समय व्यापारिक वायु मतलब ट्रेड विंड्स ब्लो कर रही होती हैं। और ये जो विंड होती है ना, ये उस गर्म पानी को कहाँ धकेलती है, ये पैसिफिक एशिया की तरफ जो है वो धकेलना शुरू करती है। तो ये होता है उस समय। ठीक है, तो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन की तरफ ये चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो पूरा साउथ अमेरिका का रीजन है, वहां पे बारिश होना, फ्लड आना, वो सब चीजें बहुत कॉमन हो जाती हैं। तो ये एक फिनोमिना होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एल नीनो। ये अपने आप जो है मूवमेंट होती है और फिर जो इंडोनेशिया, इक्वाडोर, यहाँ पे गर्मी जो है वो बढ़ने लग जाती है। कुछ कुछ जगह पे पानी जो है वो आ, गर्म पानी ठंडा भी अपने आप होने लगता है, इक्वाडोर, पेरू, चिले के रीजन में। तो ये आप याद रखिएगा इम्पैक्ट जो है, और हमारे इंडिया का जो मॉनसून है उस पे भी इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो एल नीनो एक टर्म है, इसको याद रखिएगा। एल नीनो का बेसिक यही होता है कि जब आप वार्म वाटर होते हैं ना वो देखने को मिलते हैं। ये सबसे पहली बार साउथ अमेरिका के फिशरमैन ने ही नोटिस किया था कि ऐसी एक चीज जो है वो इम्पैक्ट करती है, वो देखने को मिलती है। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है यहाँ पर, कई बार ऐसा होता है कि ये पूरे क्लाइमेट में ही चेंज ले आता है। और गर्म सतह जल होगा तो जो ऊपर की वर्षा है ना उसमें भी एकदम से वृद्धि हो जाती है। जब ज्यादा वर्षा होने लग जाएगी, बारिश ज्यादा होगी, तो क्या होगा कि जो भी ये वाला रीजन है, ये इक्वाडोर और पेरू वाला जो रीजन है, वहां पे बहुत ज्यादा भारी भारी वर्षा होने लगेगी।
जिसकी वजह से बारिश और बाढ़ आएगी, जिसकी वजह से वहां पे घर, स्कूल, हॉस्पिटल्स और सारी चीजों में प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ इसकी वजह से वहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रुक जाता है और फसलें जो है, क्रॉप्स, वो भी डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाती हैं। साथ ही साथ एल नीनो जो है उसके कारण जो है साउथ अमेरिका में भी काफी बारिश बारिश बढ़ती है, और बल्कि जो बाकी रीजन है वहां पे बारिश कम हो जाती है। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया पास ही में है ना सारे, वहां बारिश कम हो जाती है। तो यही है कि अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग एल नीनो हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जैसे देखो स्ट्रॉन्ग एल नीनो हो जाता है उसको कहते हैं एल नीनो एपिसोड। एल नीनो एपिसोड के रूप में जाना जाता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर नॉर्मल में कंडीशंस ऐसी रहती हैं, लेकिन जो एल नीनो का साल होता है तो यहाँ पर ये जो पूरा पेरू और चिले का रीजन है, इधर वाला, ये वाला रीजन पेरू चिले का, इक्वाडोर का, ये रीजन में जो है ज्यादा अमाउंट में गर्म हवाओं की वजह से ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है भाई, एल नीनो याद रखिएगा। एल नीनो पे सीधा सीधा सवाल बन सकता है कहाँ पे होता है, ज्यादातर सवाल तो यही आते हैं कि होता कहाँ पर है। ठीक है, कोल्ड वाटर क्या होता है, ठंडा वाटर क्या होता है, वही सब पूछा जाता है। एल नीनो और ला नीना दो इंपॉर्टेंट पैटर्न्स होते हैं। तो बेसिकली वही होता है कि जब भाई गर्म पानी की जगह ठंडा पानी आ जाए तो भी होता है, और गर्म ठंडे पानी की जगह गर्म पानी हो जाए तब भी प्रॉब्लम होती है। एल नीनो का बेसिक मीनिंग वैसे स्पेनिश में, स्पेनिश है एल नीनो वर्ड, बाकी इसका मीनिंग होता है लिटिल बॉय और क्राइस्ट चाइल्ड, ये इसके मीनिंग्स होते हैं। और पूरा हमारा जो वेदर सिस्टम है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है इससे। ठीक है भाई, तो इसको भी याद रखना। एल नीनो को, एल नीनो पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बाकी ला नीना पे काफी कम क्वेश्चन देखे हैं मैंने, लेकिन एल नीनो पे आई विल से कि जरूर पढ़ के जाइएगा इसको। सीधा सीधा पूछते कि होता क्या है। ठीक है, इक्वाडोर पेरू में 2 से 7 साल, कभी कभी 3 से 4 साल के बीच में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो अचानक से ही जो है अनयूजुअल सा पानी देखने को मिलता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन से अलग देखने को मिलता है, इसलिए हमें क्या अलग से पढ़ना पड़ता है, एल नीनो को। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा मेंस्ट्रुअल लीव्स। अभी एक पीआईएल दाखिल की गई है और उसमें जो है यही बात चल रही है कि भाई पूरे भारत में कर दो, कि जो भी कामकाजी महिलाएं हैं, जितनी भी छात्र हैं हमारी, यहाँ पर बोला है कि भाई एक मासिक धर्म अवकाश की मांग के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका, जिसे हम पीआईएल कहते हैं, पीआईएल का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इसके लिए आपको आर्ग्यूमेंट्स, देखो ये आपका मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं पीआईएल क्या होता है। देखो पीआईएल का मतलब यही है, पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई बात करना, ऐसी कोई चीज दायर करना जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट है। कहाँ पे दायर करोगे, कोर्ट में, और तो कोई है नहीं ना, कौन सुनेगा, कोर्ट वाले सुनेंगे। तो मान लो जैसे कोई, जैसे अभी ये वाला टॉपिक आ गया, ऐसे ही यहाँ पर पॉल्यूशन का कोई टॉपिक है, कोई टेररिज्म का टॉपिक है, या आप मान लीजिए कोई मान लो रोड सेफ्टी के ऊपर आ गया, हेलमेट के ऊपर आ गया। ऐसे चीजें किस में है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, जनहित में जारी है, कहते हैं ना जनहित में जारी। तो ये जनहित में जारी चीजों के लिए आप पीआईएल फाइल कर सकते हो। कहाँ पर, कोर्ट में फाइल करते हो। ठीक है, तो आप ये फाइल कर सकते हो कि काफी बार की भी गई है, बच्चों के लिए किया गया है, वुमेन के ऊपर किया गया है, फूड में, खाने में जो मिलावटें होती हैं उस पे किया गया है। तो ये पता है कहाँ से आया है, ये चीज आई है अमेरिका से। जो पीआईएल का कॉन्सेप्ट है ना, वो अमेरिका से लिया गया, उसमें इंडिया का कोई मतलब नहीं था, अमेरिका से, ये वर्ड ही अमेरिका से लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इससे जुड़े हुए चीजें जो है आगे बढ़ी हैं, और इंडिया के अंदर जो है यहाँ पर ये ये जो हमारा पीआईएल है यहाँ पर, ये इंडिया में एक्चुअली में सबसे बड़ा कौन लेकर के आए थे, एक पर्सन है, आप नाम उनका लिख सकते हैं, क्या नाम है उनका, जस्टिस पीएन भागवत। ये पर्सन है जिन्होंने इसको एक्चुअली में भारत के अंदर काफी बड़े रूप में इम्प्लीमेंट करवाया है। ठीक है भाई, तो एक ये भी आप याद रखिएगा, इस प्रकार से आ सकता है इस पे क्वेश्चन भी, पीआईएल क्या होता है। सो अब यहाँ पर पीआईएल दाखिल की गई है किसके लिए, मेंस्ट्रुअल लीव के लिए। मेंस्ट्रुएशन जो है वो आप जैसे कि यहाँ पर जितने भी जो भी
फीमेल जो स्टूडेंट्स है वो सुन रही होंगी, दे ऑल नो। बाकी जो मेल स्टूडेंट्स है वो उनके लिए मैं बता दूं, जो एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें जो है महिलाओं को मतलब जो है पेट में दर्द होना, बहुत अजीब फील होना, सूजन, बेचैनी होना, डिस्कम्फर्ट फील होना यहाँ पे है। और मेंस्ट्रुअल लीव एक ऐसा है कि भाई यहाँ पर आपको जो भी काम करने का मन होता है नहीं कर पाते हो। ठीक है, आपको क्या है कि भाई आप उस टाइम पीरियड में आप बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करते हो, आपकी बॉडी में ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी एक तरीके से कुछ भी है ना, मतलब एक एनर्जी नहीं बची है, बहुत प्रॉब्लम फील होती है फीमेल को। दैट्स वाई यहाँ पर ये चीज कंपलसरी करने की बात बोली जा रही है, जरूरत है इस चीज की। इसके फेवर में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर यही है कि जिन महिलाओं के साथ भेदभाव पहले से होता आ रहा है, इस टाइम पीरियड के उनके साथ और ज्यादा भेदभाव होता है। और इस टाइम पीरियड में वो बहुत ज्यादा एक होता है ना, एक बहुत ज्यादा अवसाद डिप्रेशन में फील करती है। सबसे अधिक प्रचलित मासिक धर्म संबंधी विकारों में से एक है कष्टावृत। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि वुमेन जो है वो बहुत ज्यादा अपने आप को अकेला महसूस करना, या आप बहुत ज्यादा ना अपने स्टमक में पेन होना, बहुत सारी चीजें इस तरीके की चीजें जो है होती हैं। ठीक है, और केवल 27% ही कामकाजी महिला जिन्हें मासिक धर्म के दर्द का अनुभव हुआ था, को इस बात की जानकारी थी कि उनके मासिक धर्म का समय कब शुरू हुआ था। तो ब्लीडिंग उस समय होना, बहुत ज्यादा ना हेल्थ में प्रॉब्लम होती है अगर प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए। और साथ ही साथ डेली डेली मतलब उस टाइम पर जो है बेचैनी फील करना, डेली एक्टिविटीज में आप प्रॉपर पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाती हूँ। ऐसे जब यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की एक स्टडी की गई है, वहां पर ये बताया गया है कि इस टाइम पीरियड में जो दर्द होता है वो लगभग दिल का दौरा पड़ने जितना बुरा दर्द होता है। तो अभी यहाँ पर केरल गवर्नमेंट ने तो कर दिया है इस चीज के लिए। केरल गवर्नमेंट ने तो यहाँ पर जो भी फीमेल है स्टेट यूनिवर्सिटी की हायर एजुकेशन की, उनको यहाँ पर मेंस्ट्रुअल लीव देने की बात कर दी है। और 1992 से ही बिहार सरकार महीने में 2 दिन मासिक धर्म अवकाश प्रदान कर रही है। 2017 में अरुणाचल प्रदेश के एक सांसद नॉर्निंग एरिंग ने यहाँ पर इस बारे में बात करी थी कि भाई सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के जितने भी यहाँ पर कर्मचारी महिलाएं हैं उनको यहाँ पर अवकाश देना चाहिए, 2 दिन का कंपलसरी होना चाहिए। और ऐसे ही एसएल भागवती केस आया था, उसमें भी यहाँ पर बोला गया था कि वुमेन को ये चीज देनी चाहिए ताकि वो अपने आप का भी ध्यान रख सके, अपने आप को भी उसको ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पर अभी दिल्ली लेबर केस में भी ये बात किया कि 4 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। चलो 4 दिन मैं कहूंगी ज्यादा है, मैं भी एक महिला हूं, मैं ये बोलूंगी कि भाई 4 दिन की छुट्टी की जगह अगर 2 डेज का भी लीव कर दिया जाए तो मेरे हिसाब से 2 डेज में भी कोई यहाँ पर जो है कोई समस्या नहीं होगी कि अगर 2 दिन की भी यहाँ पे लीव ले ली जाए, मतलब 2 दिन का तो बनता है लीव मिलना। ऐसी उत्तर प्रदेश की जो वुमेन टीचर्स हैं उन्होंने यहाँ पर इसके लिए डिमांड करी थी कि भाई पेड हॉलीडेज मिलनी चाहिए। ठीक है, पेड हॉलीडेज मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ जो भी अनहाइजेनिक स्कूल टॉयलेट्स होते हैं ये सब चीजें भी यहाँ पर खत्म करनी चाहिए, क्योंकि अनहाइजेनिक होने की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, बहुत बहुत गलत चीजें फेस करने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जो अभी बहस चल रही है वो इसी के ऊपर है कि मेंस्ट्रुअल लीव्स मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, फिजिक और पेड होनी चाहिए, क्योंकि फिजिकली प्रॉब्लम होती है तो पेड यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, ये जो है एक एक्ट है मेंस्ट्रुअल बेनिफिट एक्ट 1961, उसके सेक्शन 14 के हिसाब से इसके बारे में बात की गई है। और ये बोला गया है कि चाइना, जापान, ताइवान, इंडोनेशिया, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, जाम्बिया, ये सब कंट्रीज प्रोवाइड करती हैं। तो इसमें भी अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं तो इसमें कोई हानि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक अच्छा माहौल बनाया जाएगा वुमेन की रिस्पेक्ट के लिए, वुमेन की हेल्थ के लिए। एक नई चीज भारत में इंट्रोड्यूस कराई जाएगी। तो आप लोग भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या आप इस चीज के फेवर में है या नहीं है, क्या आपको लगता है कि ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या है, अभी बात होती है कि भाई मेंस्ट्रुअल लीव होगी तो फिर तो भैया हर महीने वुमेन की अटेंडेंस कम होती जाएगी स्कूल कॉलेजेस में। तो हम लोग क्या करते हैं, हम 75% की अटेंडेंस कंपलसरी किए हुए हैं, अब वुमेन को 2% का कंसेशन दे दो, यही होगा ना। फीमेल को यहाँ पर कर दो 73% की अटेंडेंस, भाई मेरे हिसाब से तो ये ठीक है, कर दो इस चीज के लिए, ये भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा ना कि ज्यादा बढ़ावा मिलेगा इन चीजों को, फीमेल और ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगी। लेकिन वही है, आप लोग जानते हैं कि कई लोग तो बहुत फेवर करेंगे बट कई लोग आज आज भी इस चीज को टैबू बनाए रखते हैं। ठीक है,
टैबू है बहुत ज्यादा, कि भाई लोग जो है इस चीज को भी भाई उतना ज्यादा अच्छे से वेलकम नहीं करते हैं, समझते नहीं है कि एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें जेंडर का कोई नहीं है, ऐसा है तो है, वी कैन नॉट चेंज दैट। उसको बहुत ही घृणा से या बना के ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही नॉर्मल सी और नेचुरल चीज है, और इसके बारे में ओपनली आज के टाइम पे बात भी नहीं की जाती है। ठीक है। सो ये एक आज के टाइम पे चीजें हैं जो आप समझ सकते हैं कि ये एक यहाँ के लिए चीज है। और आज के टाइम पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि केरल सरकार ने जो इस चीज के ऊपर टॉपिक पे बात करी है, क्या ये ठीक है, या क्या इसमें चेंजेस आने चाहिए, या आगे इसका क्या है। ठीक है। तो स्पेन ने भी करा है इस चीज के ऊपर, स्पेन ने भी पास कर दिया इसके ऊपर। तो यहाँ पर वही है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसी के ऊपर है। जो नाइकी कंपनी है उन्होंने भी इस चीज को इंट्रोड्यूस किया था कि भाई हम करेंगे, जोमेटो ने भी स्टार्ट किया था इस चीज के लिए, जो फूड डिलीवरी सर्विस है जोमेटो। तो इसके ऊपर काफी आर्गुमेंट्स है और काफी इसके अगेंस्ट भी जाती हैं बातें। ठीक है भाई, ये बोलते हैं कि भाई इससे ये दिखाया जा रहा है, मतलब लोगों का ऐसा कहना है कि वुमेन को कम दिखाया जाएगा, इससे वुमेन में ऐसे दिखाया जा रहा है कि उनमें ऐसी क्षमता नहीं है। ठीक है, मतलब और ऊपर से ऐसा भी बोला गया था लोगों ने भाई कि सेरेना विलियम्स, सुना है ना आपने सेरेना विलियम्स का नाम, उन्होंने बोला कि भाई सेरेना विलियम्स जो है प्रेग्नेंट थी, तब भी उन्होंने टूर्नामेंट जीता है अपना। तो ये दिखा रहे हैं कि भाई वुमेन कैपेबल है, उनको कोई स्पेशल लीव्स की जरूरत नहीं है। लोगों का ऐसा भी कहना है। ठीक है। और कई लोग ऐसे मतलब ऐसा कहने हैं कि भाई हर वो एक महिला कंफर्टेबल नहीं होगी वो ये बताने में कि भाई उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होता है, कब उसको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, हर महिला इस चीज को सबके सामने डिस्क्लोज करने में जो है वो एक तरीके से आप कह लो कि वो कंफर्टेबल नहीं होगी। ठीक है। और आप भी जानते हैं कि भाई हर एक महिला के लिए जो उसका जो पीरियड्स आते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, उसका अलग अलग टाइम पीरियड है, फिक्स तो होता नहीं है। कई बार 28 दिन, कई बार 1 महीना, कई बार 35 दिन भी हो जाते हैं, और कई बार 20 दिन 25 दिन भी होते हैं। तो यहाँ पर हर एक महिला के लिए आप ये करोगे तो रिकॉर्ड एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड है ये चीज के लिए, तो इससे क्या होगा, हो सकता है पेड होंगी ये लीव्स, तो लोग महिला को काम पे रखने से मना कर दें, ये भी एक बात है। तो इसके ऊपर ना आप आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में आते हैं तो ये पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हो, ये आ रहे हैं आप। ठीक है भाई, बाकी बिल्कुल बहुत ही प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट है, आई एम टोटली इन फेवर ऑफ दैट। आप लोग भी मुझे बताइए कि आप लोग इसके फेवर में है या नहीं है, करते हैं इस चीज पे फिर डिस्कशन। चलिए भाई, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर। राजस्थान का अभी बजट आया है, उसके अंदर उन्होंने, राजस्थान के इस बजट में उन्होंने फार्म को, कृषि प्रौद्योगिकी को और आगे बढ़ावा देने के लिए जो है बात कही है, कि कृषि प्रौद्योगिकी को हम किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं। तो यहाँ पर वही बात है कि इसको स्टेट का जो बजट आया उसने 250 करोड़ जो है 1 लाख फार्मर्स के लिए दिया है, कि भाई सिर्फ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के लिए हम देंगे यहाँ पर। फार्म मैकेनाइजेशन, कृषि यंत्रीकरण का मतलब ही यही होता है कि आप मशीन्स का इस्तेमाल करेंगे, जो भी आपने काम करने हैं, बुआई, जुताई, सिंचाई, कटाई, सब में आप मशीनों का इस्तेमाल करेंगे, मानव और पशुओं की जगह जो हमारी मशीनें हैं वो नई जगह लेकर के उसको काम बढ़ावा देने में मदद करेंगी। ठीक है। तो ये इसका मीनिंग होता है कि भाई इस तरीके से इसको बढ़ावा दिया जाएगा। जरूरी भी है भारत में, है ना, अगर कम लागत लगा के ज्यादा आउटपुट मिलता है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी भारत में फिर भी बहुत कम है, भारत के अंदर बहुत कम जगह पे ये हाई लेवल है, अदरवाइज बहुत जगह पे तो है ही नहीं। जैसे यूपी, हरियाणा, पंजाब में अच्छा खासा है, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है ही नहीं। और बाकी कंट्रीज की बात करें, यूएसए, ब्राजील, चाइना, बहुत ज्यादा है, हमारे भारत में उस चीज के लिए भी कम है। हम लोग ड्रोन की टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ड्रोन, पेस्टिसाइड्स, ये सब चीजों को भी बढ़ावा देने की बात करें तो फार्म मैकेनाइजेशन की जरूरत है, जिससे हमारा टाइम, हमारी लेबर, ये सारी चीजें बचती हैं, हमारी एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलता है, फार्मिंग को बढ़ावा मिलता है। तो ये सब करने की जरूरत है, प्रोडक्शन की कॉस्ट को कट करने की जरूरत है, ये सब फार्मिंग इनकम को बढ़ावा मिलेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर की जाएंगी, तो इसको हमें बढ़ावा देने की आज के समय में जरूरत है, इसकी बात की गई है। तो इसको भी बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यहाँ पर प्रोविजंस देने की बात कही है। तो अभी जैसे बजट आया है इसीलिए मैंने इस चीज के बताया है आप लोगों को। ठीक है भाई। और आज के टाइम में अगर बात करूँ तो कृषि हमारा बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट
हमारे लिए प्रोड्यूस करता है, हमारे सारे प्रभावी ढंग से काम करने की बात करता है। तो अब इसको ही बढ़ावा देने की जरूरत है, इसी को और ज्यादा इम्प्रूव करने की जरूरत है। और वही है कि अगर हम फार्मर्स को यहाँ पर इन चीजों के लिए एजुकेट करें, फार्मर्स को यहाँ पर बढ़ावा दें, फार्मर्स को यहाँ पर चीजों के बारे में सिखाएं, मैकेनाइजेशन को प्रॉपरली इंश्योर करें, तो बढ़ावा मिल भी सकता है इन चीजों को। बिल्कुल हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इन चीजों का जो अस्तित्व है वो और बेहतर हो जाए, है ना, हो सकता है ना ये चीज। तो वही है इसके अंदर कि आगे चल के फार्म जो है इन चीजों को बढ़ावा देने की जरूरत है। आगे इसके बाद यहाँ पर सरकार को जो है वो फार्मर्स की इनकम को कॉम्प्रोमाइज किए बिना इन चीजों को मतलब डेली एक्सरसाइज में लाने की जरूरत है। और इसी के लिए यहाँ पर आपको याद रखना है, ये पूरा एक आर्टिकल छोटा सा है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इसके अंदर छोटी छोटी सी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो इसको आप याद रखिएगा, लिख लीजिएगा इसको। बाकी इसको सुन लोगे तो इनफ है, इसमें ज्यादा कुछ और कुछ की जरूरत नहीं है, सिंपल सुनकर भी आप कर लेंगे तो इसको काफी है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जेनेटिक डेटा। अब क्या है यहाँ पर, बच्चों को अपनी जो भी जानकारी होती है, जो भी हेरिडिटरी जानकारी होती है, वो डीएनए परीक्षण में संरक्षित रखने का अधिकार है। अभी यहाँ पर ये बोला है कि हर एक जगह पर कि भाई एक डीएनए परीक्षण बच्चों का नहीं कराया जा सकता है। माँ बाप के बीच के कोई भी मामला है उसमें सबूत स्थापित करने के लिए, बेवफाई का सबूत कोई निकालना है, कुछ भी है, तो इन चीजों के लिए हर जगह पे डीएनए परीक्षण बच्चों को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। ठीक है, बहुत ही पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है ये। यहाँ पर वी नागरत्नम और जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम की जो बेंच बैठी है, उन्होंने ये बोला है कि ये वाली जानकारी बहुत ही व्यक्तिगत और अंतरंग होती है, इसमें किसी व्यक्ति के मूल व्यक्तित्व का पता चलता है। तो आप ऐसे ही नहीं किसी भी जगह पर इसको बार बार जो है वो लेकर के आएंगे। 1959 में यूएन ने भी इसके लिए बात बोला था कि जो सीधी सीधी बात है इसके अंदर कि ऐसा नहीं होगा बार बार इस तरीके से, इस बच्चों की मतलब मानवता को, बच्चों को सर्वोत्तम जो है यहाँ पर वो स्थान देना चाहिए। जैसे कि अच्छी तरह से ये प्रलेखित है, बच्चे उनकी अति संवेदनशीलता के कारण अक्सर उन्हीं लोगों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग का शिकार हो जाती हैं। बिल्कुल हमारी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई है, हमें पता चल जाती है सब, हमने डीएनए का टेस्ट देख लिया, सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसी चीज नहीं कि भाई आपकी एक बच्चे का भी तो यहाँ पर प्रिवेसी का अधिकार है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर बात कही है कि भाई अगर कभी भी इस तरीके से माता पिता में कोई युद्ध मतलब लड़ाई हो जाती है या बेवफाई का सबूत साबित करना है, ऐसे रूप में आप बच्चों को एक यंत्र यंत्र समझो कि भाई ये बच्चा उसका है, मेरा है, उसके रूप में आप डीएनए परीक्षण नहीं करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एक आपकी आर्टिकल 21 के तहत आपका मौलिक अधिकार है। ये आपकी एक आनुवांशिक जानकारी व्यक्तिगत है और अंतरंग होती है, इसमें आप ऐसे नहीं कि आप कुछ भी किसी को भी कह रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो कोर्ट्स यहाँ पर जो है वो ऐसा नहीं कि बच्चों को एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और जबरदस्ती उनका ये सब चीजें करवा रहे हैं, खासकर जब वो तलाक के चीजों में बात चल रही हो तो। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर है कि पति पत्नी के झगड़े के बीच बच्चे जो है ना एक वो नहीं बनने चाहिए। तो पारिवारिक अदालतों का अंतिम उपाय के रूप में केवल उचित परिस्थितियों में ही इसका निर्देश देना चाहिए, हर जगह पे ये चीज नहीं कर देनी चाहिए। आप भी जानते हैं, सब लोगों ने इसके बारे में सुना हुआ है, न्यूज में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, टीवी सीरीज वगैरह में देखा होगा। तो यहाँ पर वही है कि जेनेटिक सैंपल्स कलेक्ट करना बहुत ही हमारा पर्सनल डेटा होता है, जो हमारी बहुत सारी चीजों को, इन्फॉर्मेशन को लीक कर सकता है। तो आपकी कोई बहुत सारी चीजें हमें बता देता है, हमारे हमारे वंशानुगत हमारे कोई प्रॉब्लम चल रही है, सारी चीजों के बारे में हमें बताता है। तो ये चीजें एक इस तरीके से जो है वो सबके सामने नहीं आ जानी चाहिए। तो जेनेटिक प्रिवेसी है वो इसी के बारे में बात करती है, और इससे पहले भी जो है कई बार इसके ऊपर रूलिंग आ चुकी है। तो बस ये याद रखिएगा कि हमारा आर्टिकल 14 को ये वायलेट करता है, आर्टिकल 21 को वायलेट करता है। बेसिक मेरा ऑब्जेक्टिव यही है आपको समझाना कि ये आपके इन दोनों आर्टिकल्स को वायलेट करता है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। बेसिक ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि आपको ये चीज को अधिकार, इस तरीके से आप दुरुपयोग नहीं कर सकते हो इसका। तो आज के टाइम पे इस इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए, गोपनीयता बनाए रखने के लिए एक नए एक्ट की जरूरत है जो इसमें एक प्रोटेक्ट करे यहाँ पर। प्लस साथ ही साथ ये जो पूरा जितना भी डेटा संग्रह किया जाएगा ये विश्वसनीय, गोपनीय और सटीक होना चाहिए। और किसी भी व्यक्ति की गोपनीयता को बरकरार रखते हुए वो सारा डेटा जो है वो साझा करना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसके बाद चंद्रधूल। ये भी न्यूज में काफी ज्यादा रहा, मून डस्ट।
क्या हो रहा है कि चंद्रधूल से पृथ्वी जो है ना उसको ठंडा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि काफी ज्यादा अमाउंट में ग्लोबल वार्मिंग और ये सब चीजें बढ़ती जा रही हैं। तो यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि मून डस्ट की मदद से यहाँ पर क्या किया जाए, जो पृथ्वी है ना उसको ठंडा करने की कोशिश की जाए। तो मून डस्ट बेसिकली मून पे मिलने वाली एक, यहाँ पर एक तरीके से आप मून डस्ट को ना एक आप वो करोगे, मून डस्ट की मदद से आप यहाँ पे कोशिश करोगे, ठीक है, एक सोलर शील्ड की तरह बनाओगे ताकि ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस किया जा सके। ठीक है। आप भी जानते हैं इस चीज को कि मतलब अभी ऐसा देखा गया है कि काफी ज्यादा एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, जिसकी वजह से जो मंडल है वहां पे सल्फेट और एरोसोल्स वगैरह बढ़ने शुरू हो गए हैं। वहां की वायु जो है वो ठंडी हो सकती है उससे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मानव को भूमंडलीय उष्मीकरण को धीमा करने के लिए कृत्रिम रूप से ये सब काम करने में मदद मिल सकती है। तो मून डस्ट जो है बेसिकली वो इसी तरीके से काम करेगा। स्प्रे करेंगे उस चीज का, तो उससे जितना भी यहाँ पर जितनी भी ये जो सन रेज होती हैं उनको ब्लॉक करने में मदद मिलेगी। और जो सनलाइट आ रही है ना वो आप एक तरीके से आप उसको डिम कर सकते हैं। जो भी सनलाइट जितनी भी ज्यादा रीच कर रही है उसको डिम करने में इसको मदद जो है वो ली जा सकती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मून डस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। ये अभी न्यूज में है काफी ज्यादा, इसको भी याद रखिएगा। मून डस्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कार्बन एमिशंस को रोकने के लिए सन को यहाँ पर प्रकाश जो है ना सूर्य का उसको मंद किया जा सकता है, और इससे कार्बन उत्सर्जन का जो प्रोसेस है उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है। कई जलवायु मॉडलों ने इस बात की पुष्टि भी करी है कि इसको ऐसे चीज जो है वो की जा सकती है। इसका यही है कि इसको अगर करते हैं, ये पूरा सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट कहते हैं इसको, SRM के नाम से जानते हैं, सौर विकिरण प्रबंधन के नाम से जानते हैं। सभी पैमानों पर अगर हम सौर विकिरण गड़बड़ी की हम बात करें यहाँ पर, तो जलवायु मंडल जो है उसके लिए अभी अपर्याप्त है, लेकिन आगे आने वाले समय में इसको ठीक किया जा सकता है। और कई साइंटिस्ट ने इसके बारे में बोला है कि इसके ऊपर काफी सारे कंसर्न्स भी है। इसको पहले भी कई बार जो है वो स्टार्ट किया गया था, बट पहले इसको ये एक सॉल्यूशन सही है या नहीं है अभी ये नहीं पता। आपके GS पेपर 3 में ये काम आ सकता है। और बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर जो भी मून डस्ट है ना वो आप, एक पॉइंट होता है जिसका नाम है लेग्रांजे पॉइंट, उस लेग्रांजे पॉइंट पे सारा इकट्ठा किया जाएगा। ये वो पॉइंट होता है लेग्रांजे पॉइंट जहां पर जो हमारा सन है और जो हमारी अर्थ है इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड एक साथ इकट्ठा हो जाती है। पिछले साल इसको एक प्राइवेट कंपनी ने ट्राई भी किया था सोलर डिमिंग करने का, ताकि कार्बन एमिशंस को कम किया जा सके, ठीक है, पर वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर यही एक जो है प्रोजेक्शन स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है। काफी सारी यूनिवर्सिटीज ने इसको मिलकर के प्रिंसिपल भी तैयार करे हैं इसके ऊपर कि हम इसको स्प्रे करेंगे भी तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन वी यूज दैट। यही सवाल है कि क्या इसको आगे इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और वो डस्ट रहेगी हमेशा, वो जो मून डस्ट होगी वो पार्क हो जाएगी, एक तरीके से पार्किंग लग जाएगी उसकी, और उससे क्या होगा कि शेडो आएगी सिर्फ अर्थ के ऊपर। ठीक है भाई, तो यही है इसके ऊपर जो बात की गई है। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस खराब भी हो सकते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे चल के हो सकता है कि इसके आगे लॉस एंड डैमेज वाली चीजें भी हों। ठीक है, तो कई जगह पे हो सकता है सूखा पड़ जाए, कई जगह पे बारिश ना आए, कई जगह पे सन की रेज ना मिले, तो आज भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आज इसकी अप्रोच जो है वो बेटर भी हो सकती है, बट इसमें कुछ नुकसान भी दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। वायुलिंक जो एक प्लेटफॉर्म है वो हम देख लेते हैं कि ये क्या चीज है और ये न्यूज में क्यों है। वायुलिंक प्लेटफॉर्म एक ऐसा एक बनाया गया है, ये हमारी इंडियन एयरफोर्स जो है भारतीय वायुसेना ने यहाँ पर बनाया, जिसमें क्या होगा, आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक साथ कम्युनिकेशन की फॉर्म में इकट्ठा कर सकते हो। चाहे आपको पता है कि भाई बहुत खराब वेदर है, उस समय भी आप ले सकते हो। और आप क्या करोगे, आप खुद और बेस स्टेशन के साथ आप बिल्कुल एक जैमर प्रूफ, मतलब बीच में कोई और सिग्नल का प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ऊपर ऊपर इतनी दूर हम जाते रहते हैं तो वहां पे सिग्नल बहुत लो हो जाते हैं। तो सिग्नल लो होने का प्रॉब्लम नहीं होगा इसका। तो इंडियन एयरफोर्स ने ही इसको यहाँ पर तैयार किया है। रेडियो वेव्स यहाँ पर पहुंचाई जाएंगी जहां पर सिग्नल स्लो होते हैं, तो वायु लिंक वही है, वायु के थ्रू उसको लिंक किया जाएगा।
जो आपको ये बताएगा कि भाई दूसरे एयरक्राफ्ट की पोजीशन क्या है। और आपको ये भी इससे पता चलेगा, बिल्कुल कनेक्शन रहेगा तो ये पता चलेगा भाई फ्रेंडली फोर्सेस कहाँ पर है, कहाँ पर हमारे सही वाले दोस्त हैं, कहाँ पर हमारे गलत दोस्त हैं। तो वो सारी चीजें आपको पता चलेगी, आपको पूरी कंपैटिबिलिटी फैक्टर यहाँ पे तैयार किया हुआ मिलेगा। आप बिल्कुल यहाँ पर जो पायलट उसको उड़ा रही हैं, हमारे फाइटर जेट हैं या जो भी हमारे जेट है उनको उड़ा रहे हैं, उनको भी सारी इंफॉर्मेशन एकदम टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो सिग्नल्स होते हैं ना, एंड टू एंड सिग्नल्स आपको रिसीव करेंगे, वायु लिंक इसको बोला जाता है। उससे क्या होगा कि आप गलती से भी कभी अपने लोगों को नहीं मानोगे। इट प्रिवेंट्स फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड का मतलब क्या होता है, अपने ही भाई बंधुओं को मारने ना मारे इसकी मदद। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि आप नहीं पता होता जब सिग्नल इतने खराब होते हैं, कहाँ पे क्या चीज चल रही है, नहीं समझ में आती चीजें। तो उसी को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर एक नया वायुलिंक प्लेटफॉर्म जो है उसको तैयारी यहाँ पर कर दी गई है। और ये कर नहीं दी गई है, ये बना दिया गया है, अभी इसका कोई वो नहीं चल रही है, ये प्रॉपर्टी तैयार कर दिया गया। बहुत बड़ी अचीवमेंट है जहां पर इस तरीके से ऐसी कोई जैमर प्रूफ यहाँ पे तैयार किया गया है, जिसमें सारा डेटा आपको इकट्ठा किया मिलेगा, सिक्योर भी होगा, बेस स्टेशन के साथ पूरी पूरी यहाँ पर बात की जा सकती है। उसे कहते हैं वायुलिंक प्लेटफॉर्म। बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस की तरफ। वो है सबसे पहला क्वेश्चन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज। अब ये क्या चीज है? अब इंटरनेशनल है तो इंडिया की तो होगी नहीं भाई, तो ये बड़े लेवल पे काम कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे 1922 में बनी थी, और ये पूरे जितना भी वर्ल्ड के अंदर रेल ट्रांसपोर्ट होता है, उस रेल ट्रांसपोर्ट को पूरा काम करने में मदद करती है। 1922 इसके हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और अभी जो है यहाँ पर ये पूरी तरीके से जो है वर्ल्ड वॉर 1 और के बाद इसको बनाया गया था। और इसमें काफी सारी कंट्रीज इंक्लूडेड है, इसमें इंडिया भी है। ठीक है, इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर, जिसका काम क्या है, पूरे वर्ल्ड में रेल से जुड़े हुए सारे अनुसंधान, विकास, ये सारी चीजों को प्रमोट करना, रिसर्च वर्क को, डेवलपमेंट को, प्रमोशन, हर एक चीज को यहाँ पर काम करना, इसकी क्लासिफिकेशन भी करना, इसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी। यही बताती है कि भाई कौन से कोच का अरेंजमेंट कैसे रहेगा, कैसे गुड्स का, लोकोमोटिव्स, वैगन्स, एवरीथिंग इट टेल्स। सो दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज, जो प्रॉपर तरीके से सिर्फ इसी के लिए बनाई गई। एंड इसका काम ये भी है टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज वेल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखते हुए रेलवेज का पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जाए। लास्ट आर्टिकल मैं हमेशा एक कोई अलग सा कोई आर्टिस्ट के ऊपर एक आर्टिकल लेके आती हूँ, वो है यक्षगाना। पहले मैंने आपको मोहिनी आट्टम के बारे में बताया था, एंड नाउ दिस इज यक्षगाना, विच इज अ डांस फॉर्म फ्रॉम दिस इज अ डांस फॉर्म फ्रॉम कर्नाटका। ठीक है भाई, तो कर्नाटका की डांस फॉर्म है ये। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपकी लिखी है वो बिल्कुल गलत है, कोस्टल केरल से नहीं, इट बिलोंग्स फ्रॉम कर्नाटका, जो कि डांस, म्यूजिक, सॉन्ग सबका एक साथ मिक्सचर होता है। परंपरागत रूप से मैं बात करूं तो पुरुष यहाँ पर सादा, महिलाओं की मतलब जो पुरुष जो है वो काफी भूमिकाएं निभाते हैं। और अलग से यक्षगाना मंडली में महिलाएं भी आज के टाइम पे 15 से 20 लोगों को यहाँ पर रहता है। और ये केरला में बहुत कम जगह पे होती है। केरला में कहाँ होती है? कसारागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ओनली इन कसारागढ़ डिस्ट्रिक्ट। बाकी कर्नाटका में ये मैक्सिमम टाइम पे की जाती है। कर्नाटका में भी कहाँ पर? दक्षिण कन्नड़, उडुपी और उत्तराखंड, ज्यादातर इसको यहाँ परफॉर्म किया जाता है। यक्ष का मतलब क्या होता है? नेचर स्पिरिट्स। तो उस फॉर्म में इसको पूरा परफॉर्म किया जाता है। यक्षगाना बहुत ही ब्यूटीफुल, यहाँ पर एक संगीत के रूप में अलग अलग चीजों को मुद्राओं के रूप में इसको परफॉर्म किया जाता है। पाइप, लाउड ड्रम्स, राग गा करके इसको बहुत ही हमारी हिंदू टेक्स्ट जो है, पुराने पुराण, काव्य, उनकी स्टोरी यहाँ पे बताई जाती है इन द फॉर्म ऑफ एक्टिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट, इसको आप याद रखिएगा। बैंगलोर में काफी ज्यादा हो गया, रेनी सीजन में लोग इसको काफी परफॉर्म करते हैं। और इसके काफी इंपॉर्टेंट और बड़े बड़े आर्टिस्ट भी रहे हैं जो काफी फेमस भी रही हैं, और उन्हें अच्छी खासी सेलिब्रिटी की वैल्यू जो है वो जनरेट भी करती है। और आउटसाइड इंडिया भी इसको परफॉर्म काफी ज्यादा किया जाता है। कैलिफोर्निया, यूएसए, ओंटारियो, कनाडा, टोरंटो, यहाँ पर भी इसको काफी ज्यादा बनाया जाता है। ठीक है भाई, तो ये भी आप याद रखिएगा। मैंने आपको मोहिनी आट्टम भी बताया, यक्षगाना भी बताया। आप चाहे तो अलग से आर्ट एंड कल्चर की एक अपनी नोटबुक तैयार कर लीजिए, वहां पे ये सारे फैक्ट्स आप लिख सकते हैं।
ये था आपका पूरा फैक्ट, इसको कंप्लीट कर लेना। और यही थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इनको कंप्लीट कीजिएगा। आज भी आपने 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ा। डेली डेली आप 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं, और इन्हीं डेली 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से स्टडी करो और अच्छे से यहाँ पर इनको लिखते जाओ और इन्हीं का आप नोट्स बनाओ और डेली इनको रिवाइज करो, तो करंट अफेयर्स ये भी सुनो, प्लस मेरे जो वीकली करंट अफेयर्स आते हैं, जो अभी इस वीक के भी अपलोड हो जाएंगे जल्दी ही, तो ये सारे जितने भी वीकली करंट अफेयर्स मैं आप लोगों को करवाती हूँ, वो सारे वीकली करंट अफेयर्स भी लिखो, और जो अभी मैंने बताए वो सारे भी लिखो। तो उतना क्या होगा, उससे क्या होगा कि ये जितनी भी चीजें आप लिखते जा रहे हो वो आपको धीरे धीरे करके लर्न होती जाएंगी। जरूरी है, इंपॉर्टेंट है इनको कंप्लीट करना, क्योंकि आते हैं इनमें से सवाल, यू ऑल नो दैट। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।